अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इसका एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमने एनवायरनमेंट कल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, पहले हम ये जानेंगे कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखो, एज वी नो कि हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है और जो कि डे बाय डे हमारे हमारे यूज करने से, अनवांटेड यूज करने से खत्म हो रहे हैं। उन चीजों को जो खत्म हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज, उनको बचाने के लिए जो बाकी आने वाले जनरेशंस है उनके लिए बचाना है हमें उसको। उस चीज को कहते हैं कि ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट है। इसमें जो भी हमें टॉपिक्स पढ़ना है वो इस तरह से है। नेचुरल रिसोर्स पढ़ना है, पोल्यूशन हमें पढ़ना है, रिवर गंगा का मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड रिस्क मैनेजमेंट, वाटर फॉर ऑल डैम्स, और ये चीजें, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब चीजें हमें इसमें पढ़नी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। पहले व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, पहले हम आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की ओर। नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है? इट इंक्लूड्स टोटल नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें कंप्लीटली जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है वो सब आता है, अर्थ के जो पार्ट्स है, जैसे कि फिगर में देख रहे होगे, सॉइल आती है इसमें, मिनरल्स आते हैं इसमें, वाटर आता है इसमें, एनिमल्स आते हैं इसमें, एंड वेजिटेशन आती है, और भी जो बाकी चीजें हैं वो सब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। They are actually stocks of natural such as water, soil, mineral, coal, forests, etc. ये नेचर की तरफ से हमारे लिए स्टॉक्स है जिनको नेचर ने जमा किया है हमारे इस्तेमाल के लिए। इनको जमा किया गया है ताकि हम इनको इस्तेमाल कर पाए। उसके बाद, but due to the increasing population and technological development, our natural resources are getting polluted and depleted. देखो क्या होता है, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और नेचुरल रिसोर्स उतने ही है जितने थे, और टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, उससे क्या होता है, ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो खर्च होने लगे हैं। उससे क्या हुआ, जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है ये दिन ब दिन कम होते गए। उसके बहुत सारे वजह है, पोल्यूशन भी है, पॉपुलेशन का बढ़ना भी है, और भी जो वजह है वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ये सब वजह जो है इसको, जिसकी वजह से ये डिप्लीट हो रहे हैं ना। पहली वजह जो है वो पोल्यूशन है। पोल्यूशन की वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स होती है वो भी हम देखेंगे। पोल्यूशन है क्या? पोल्यूशन इज any undesirable change in physical, chemical and biological characteristics of any of them। जो भी हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है इनमें किसी की भी अगर कोई भी फिजिकली हो, केमिकली है, कोई भी चेंज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो पोल्यूशन है। इट लीड्स टुवर्ड्स द पोल्यूशन। दिस इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एज वेल एज अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ये चीजें जो पोल्यूशन है ये ह्यूमंस के लिए और जो भी ऑर्गेनिजम्स इस जमीन पर है उनके लिए बहुत खतरनाक है। और इसी तरह से ये पोल्यूशन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनके लिए भी बहुत खतरनाक है। देयर इज एन इमीडिएट नीड टू टेक proper care and management of natural resources to sustain them and conserve our environment for sustainable development। अब जो पोल्यूशन की वजह से या टेक्नोलॉजी ज्यादा होने की वजह से या पॉपुलेशन की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे खत्म हो रहे हैं उनको बचाने के लिए हमें काम करना होगा, ताकि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, जो आने वाले जनरेशंस हैं, उनके लिए भी ये नेचुरल रिसोर्सेज रहे और हम भी उनको इस्तेमाल कर सके, ताकि जो आने वाली जनरेशंस है उस वक्त वो ये ना कहे कि ये पहले ही खत्म की गई, हमारे लिए कुछ नहीं रखा गया। हमें इस तरह से इनको इस्तेमाल करना है, पोल्यूशन से बचाना है, ताकि वो भी इस्तेमाल करेंगे और हम भी इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रहे हैं इस पर, ताकि ये जो पोल्यूशन की रेट है जिससे नेचुरल रिसोर्स खत्म हो रहे हैं इसको बचाया जा सके। ठीक, आफ्टर दैट
पहली बात जो है किस तरह से ये होगा, ये पोल्यूशन की हमारे पास एक बड़ी एग्जांपल है, गंगा रिवर है जो कि पूरे इंडिया में बहता है, जिसका पानी पूरे इंडिया को मैसर होता है। अगर हम उसी की बात करेंगे, उसमें इतना पोल्यूशन है कि अब उसका वाटर पीने के लायक नहीं है और ना ही वो किसी और काम के लायक है। अब क्या हुआ, उसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लान उसके लिए बनाया, जिससे क्या होगा, उस गंगा को जो पोल्यूटेड है उसको साफ किया जाएगा। उसका नाम दिया गया है गंगा एक्शन प्लान। तो इसी तरह से बहुत सारी नदियां जो पोल्यूट हो रही है उनको साफ करने का काम शुरू हो चुका है, ताकि यही जो वाटर है ये आगे भी इस्तेमाल हो सके। नाउ अब थोड़ा बहुत इसके बारे में, जो एक गंगा एक्शन प्लान है, गंगा एक्शन प्लान है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है ये। 1985 में इसको लिया गया, काम शुरू किया गया और अभी तक चल रहा है, ताकि गंगा को पोल्यूशन फ्री बनाया जाए। नाउ अब मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से जो भी हमें मिल रहा है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 R's बहुत जरूरी है। वी हैव टू फॉलो द 3 R's। 3 R's है जिनको हमें फॉलो करना है, ताकि जो एनवायरनमेंट पर दबाव इस वक्त है किस चीज का, खत्म होने का, इन नेचुरल रिसोर्सेज का, वो उससे वो बच जाए। वो 3 R's क्या है? एक है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। पहले क्या करना है? रिड्यूस करना है। किस चीज को रिड्यूस करना है? उन चीजों को रिड्यूस करना है जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे पोल्यूशन हो रहा है। दूसरा क्या करना है? रिसाइकल करना है। उन चीजों को रिसाइकल करना है जो हम इस्तेमाल करके फिर से फेंक देते हैं। अगर हम उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे फिर से, सो उससे भी पोल्यूशन की रेट कम होगी, रिसाइकल करके। और रीयूज क्या होता है? रीयूज में ऐसा होता है जो प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल किए उनको दोबारा इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। लाइक कि हम कोई पेट्रोलियम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हमने कार में इस्तेमाल किया, वहां से को जो एनर्जी निकली उस एनर्जी को फिर से यूटिलाइज करेंगे। इट मीन्स कि वो रीयूज है। नाउ रिड्यूस, इनको डिटेल अब पढ़ेंगे। इट मीन्स यूज लेसर नेचुरल रिसोर्सेज। रिड्यूस में क्या करना है? जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कम क्वांटिटी में इनको इस्तेमाल करना है। हम काम कर रहे हैं, घर में है, तो उतनी ही बिजली हम इस्तेमाल करेंगे जितनी जरूरत है। घर से बाहर निकले, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो भी है वो बंद करना है। सेव फ्यूल्स बाय वॉकिंग। ज्यादातर हमें पैदल चलने को तरजीह देनी है, ताकि जो फ्यूल्स है वो वेस्ट ना हो। सेव फूड, और जो फूड है उसको भी बचाना है। नॉट वेस्टिंग फूड, जो हमारे पास, जो हम खुराक जो इस्तेमाल करते हैं उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना हम खा सकते हैं, जितनी हमें जरूरत है, और वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब रिसाइकल है। इट मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। वेस्ट को इस तरह से इस्तेमाल, प्रोसेस किया जाए ताकि नया कुछ बन जाए, नए प्रोडक्ट्स बन जाए। इससे क्या होगा? इससे रिड्यूस होगा, जहां पर हमें ज्यादा चीजें इस्तेमाल करनी है वो रिड्यूस होंगे, और हम पोल्यूशन से बच सकते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। अब रीयूज है। इट मीन्स यूजिंग आर्टिकल्स again and again, like use of used envelopes. The contaminant of jams and pickles are reused by storing other things. Use cloth bags instead of using polythene bags. क्या करना है? जिन जार्स में हमें मटेरियल्स आते हैं, उन जार्स को अगर एक जैम के लिए इस्तेमाल किया, उनको रिड्यूस करना है, दूसरे रीयूज करना है दूसरे चीज के लिए। फिर या क्लॉथ्स में बैग्स आते हैं, पॉलिथीन बैग्स के बजाय हमें क्लॉथ्स के बैग्स इस्तेमाल करने हैं, ताकि जो पॉलिथीन बैग्स है वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो क्लॉथ बैग्स है वो सॉइल पोल्यूशन नहीं करते हैं। Now we are having another topic, that is forests and wildlife. ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट्स भी नेचुरल रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ भी नेचुरल रिसोर्स। अगर आप इनकी बात करेंगे
In forests, we do see biodiversity, wide variety of species of plants, animals, and microorganisms in natural habitat. एक फॉरेस्ट में अगर हम देखेंगे, वहां पर बहुत सारे वेराइटीज ऑफ स्पीशीज है, बहुत सारे स्पीशीज है, वहां पर प्लांट्स भी मिलेंगे, एनिमल्स भी मिलेंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और भी बहुत सारी जो ऑर्गेनिजम्स है जो हम नहीं भी जानते हैं वो भी वहां पर मिलेंगे. These forests are also called our natural resource and needed to be conserved as well as they are a habitat for wildlife. पहले हमें इन फॉरेस्ट से जो हमें मिलता है वो भी बचाना है, और जो उनको मिलता है जो उनमें रहते हैं उसको भी बचाना है. वहां पर फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है जो वाइल्ड लाइफ है, वो उन्हीं पर डिपेंड है. उन फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट बचेंगे तभी वो वाइल्ड लाइफ बचेगी. फॉरेस्ट में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम लाइक फायर्स एक्सेट्रा तो वो वाइल्ड लाइफ पर डायरेक्टली असर करती है. सो इन चीज का भी हमें ख्याल रखना है. In forests, we do see biodiversity, wide variety of species. Okay, ये clear हो गया ये point. Now, these forests are also our natural resource and need to be conserved as well as they are habitat for wildlife. जो ये natural resources है, इन्हीं की वजह से आगे जो हमारी life है वो चलती है. Means कि they are the oxygen producers also. They provide the oxygen. Now, what is stockholders? They are the persons and the parties having a binding interest in an asset. The stockholders are, देखो ये वो चीजें हैं जो इन फॉरेस्ट्स पर वगैरह पर जो वहां पर काम करते हैं या उस पर डिपेंडेंट है. पहले लोकल्स की अगर हम बात करेंगे, who live around forests and depend on forest products. ये वो लोग हैं जो फॉरेस्ट्स में रहते हैं या उस वहां से जो प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं उस पर डिपेंडेंट है. The forest department, a government body which looks after the forest. दूसरा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि फॉरेस्ट में जो भी चीजें हैं ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेस्ट को लुक आफ्टर करती है. नाउ इंडस्ट्रीज है, दे टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम रनिंग देयर इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज में पेपर इंडस्ट्री आती है, उसको भी रॉ मटेरियल चाहिए, वहीं से मिलता है. या फर्नीचर इंडस्ट्री है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए तो वहीं से मिलेगा. या मेडिसिनल प्लांट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी वहीं से मिलता है. और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो इस पर चलती है. वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल एंथुसियास्ट्स हु नीड टू बी कंजर्व फॉरेस्ट्स. और भी बाकी जो वाइल्ड लाइफ, जो बाकी साइंटिस्ट्स वगैरह है या बाकी जिनका रोल बनता है इसको कंजर्व करने में, उनका भी हाथ इसमें है इसको कंजर्व करने में. Now, sustainable development. What does it mean? Means sustainable development. It is controlling the use of resources in such a way that it has an equitable availability and continuously flow of products and service to the present and the future generation without any impact on the environment. देखो क्या मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. इसका मतलब यही है कि जो भी चीज होगी वो अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्स इस वक्त है वो अभी के जनरेशन के लिए भी यूज करने को मिले, उनको भी उतना ही मिले जितना आने वाली जनरेशन को मिले, और खत्म ना हो. मीन्स कि हमारी जनरेशन को भी मिले, आगे आने वाली जनरेशन हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को, उनको भी मिले. सो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इस तरह से इसको सस्टेन करना है. नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ चीजें हैं, एक यहाँ पर आई है, आमतौर पर एग्जाम में आता है, चिपको आंदोलन है. इसको चिपको मूवमेंट भी कहते हैं. इसमें क्या हुआ था, सिंपली मैं समझाऊंगा. गवर्नमेंटल एजेंसी आई थी, उसने एक एरिया है, एक गांव है, तहरी विलेज है, ये गढ़वाल में है, यूपी में पड़ता है. इसने कहा कि यहाँ पर जो भी प्लांट्स है वहां पर हम कुछ इंडस्ट्री लगाएंगे या कुछ डैम बनाएंगे, तो ये जो प्लांट्स है यहाँ पर हमें इनको काटना है. जब वो काटने के लिए आए तो वहां के लोगों ने उन पेड़ों को आपस में उनके इर्द गिर्द रहे और झगड़ा उनको बीच में, ताकि इनको न काटा जाए. उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी से कहा कि आप हमें काटो लेकिन हम पेड़ को काटने नहीं देंगे. जब इन्होंने ऐसा किया तो वहां से उन्होंने उन ट्रीज को बचाया, तो उस चीज को कहा गया चिपको आंदोलन. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ वाइल्ड लाइफ है क्या?
It refers to living beings comprising animals, plants, and the microorganisms found in natural habitat, which are neither conservators nor domesticators. देखो क्या है जो ये वाइल्ड लाइफ है, अब ये वाइल्ड लाइफ है क्या? ये कुछ ऐसा है जो भी लिविंग बीइंग्स है, जिनमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये एक हैबिटेट, एक नेचुरल हैबिटेट, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। ना ये खुद वहां पर कुछ कल्टीवेट कर सकते हैं, ना ये किसी किस्म की वहां पर प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो उस एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट इनको फराहम करता है उनकी जरूरियात की चीजें, तो हम कहेंगे उस चीज को हम कहेंगे कि ये वाइल्ड लाइफ है, जो डिपेंडेंट हो सिर्फ इन्हीं जंगल्स वगैरह पर। नाउ इट इज थ्रेटन्ड, ये जो वाइल्ड लाइफ है इसको खतरा है। किससे खतरा है? ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से, यानी कि ह्यूमन की ओवर पॉपुलेशन से, ह्यूमन्स का जंगलों के आसपास रहने से अब प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो रहा है? पहले हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हंटिंग हो रही है। देखो वहां पर ये उनके आसपास पहुंच चुके हैं, जब ये आसपास पहुंचे तो उनके रहन सहन में खलल होती है, तो ये जो गांव है उनकी तरफ आते हैं। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब वहां पर ये जो ऑर्गेनिज्म जो है वहां पर ये लोग जो है जब ये ज्यादा तादाद में जंगलों का रुख करते हैं तो उससे भी क्या होता है, उससे भी वहां पर उन ऑर्गेनिज्म, वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम होती है। हंटिंग है दूसरा, उनका शिकार कर, ये लोग उनका शिकार कर रहे हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है। Now, there are a large number of plants and animals, they are facing exploitation and a risk of extinction. Extinction means खत्म होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अब खत्म होने वाले हैं। उसकी वजह यही है कि उनका कटाव वगैरह और उनका देख रखाव नहीं किया गया। These species are called endangered species. जो अब खत्म होने वाले हैं उनको कहा जाता है endangered species. They are taken in a red book. Now, मेथड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाए उसके लिए मेथड्स है। मेंटेनेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इन प्रोटेक्टेड एरिया इज डन बाय मेंटेनिंग नेशनल पार्क्स। एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया जहां पर पोचिंग, हंटिंग, ये सब चीजें वहां पर अलाउ नहीं है। ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, ये सब कुछ भी वहां पर अलाउ नहीं है। उन एरियाज को कहा गया नेशनल पार्क्स। एक एरिया लिया गया है, कहा गया उसको बंद किया गया, उस एरिया को एक मार्क बनाया गया और कहा गया कि वहां पर ना हंटिंग अलाउड है, ना वहां पर कल्टीवेशन है, ना ग्रेजिंग है, कुछ भी वहां पर अलाउड नहीं है। और जब ऐसा किया गया तो क्या हुआ, वो एरिया सिर्फ उनके लिए लिमिटेड रह गया। जैसे एक एग्जांपल है जिमको बाट नेशनल पार्क है, वो एक नेशनल पार्क सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के लिए है जो वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिजम्स है। नाउ सेंचुरीज है, ये भी प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर हंटिंग अलाउड नहीं है, बट ऑल अदर एक्टिविटीज आर अलाउड। बाकी से भी एक्टिविटीज अलाउड है लेकिन हंटिंग अलाउड नहीं है वहां पर। सेंचुरीज है, इसी तरह से एक एरिया लिया गया, उसको फिर नाम दिया गया सेंचुरी है, जहां पर हंटिंग अलाउ नहीं है, वहां पर भी वाइल्ड लाइफ को रखा गया। दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्वर्स, प्रोटेक्टेड एरिया मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है, कंजर्वेशन के लिए रखे गए हैं। और ट्राइबल्स जो है, ट्रेडिशनल ट्राइबल लाइफस्टाइल में इन वाइल्ड लाइफ को रखा गया है फॉर देयर डोमेस्टिक यूज, मतलब इनको वो पाल भी सकते हैं। जो ट्राइबल्स है वो इन बायोस्फीयर रिजर्वर्स में इनको पाल भी सकते हैं। ये भी एक प्रोटेक्टेड एरियाज है। नाउ ये पहले तीन चीजें, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट ये है प्रोटेक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करना। मतलब उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जो एनवायरनमेंट इनको जिंदा रहने के लिए चाहिए उनको वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तीसरा, प्रोटेक्टिंग थ्रू लेजिस्लेशन, देयर आर नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट्स। अब प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन मीन्स उनके लिए एक कानून बनाना, एक आर्टिकल्स बनाने, कानून में रखने, ताकि जिससे उनकी हिफाजत हो सके। ऐसे ही IBWL, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, 1952 बनाया गया। इससे क्या हुआ? इससे इनकी प्रोटेक्शन को
यकीनी बनाया गया। अनदर थिंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसमें भी इनको प्रोटेक्ट किया गया। नाउ एमबीए है, मैनर बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971। सो ये डेट्स आपको याद रखने हैं, ये आने वाले एग्जाम्स में ये ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं। फिर साइट्स है, वो कंजर्वेशन ऑफ नेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो नेशनल ट्रेड होती थी एंडेंजर्ड स्पीशीज की, उसको खत्म किया गया। वो एक्ट बनाया गया 1976 में। अब एक और चीज है, ये नेचुरल रिसोर्स, एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जो वाटर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग बट आल्सो फॉर बाथिंग, वॉशिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड द डिस्पोजल ऑफ सीवेज। Consumption of water has increased. A village requires just 25 liters of water. अब जो वाटर है ये खाली इस्तेमाल नहीं किया जाता है पीने के लिए ही, बट इसको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, वॉशिंग, बाथिंग, सब कुछ इन चीजों में इस्तेमाल किया गया है। एक विलेज की अगर हम देखेंगे, उसको चाहिए उस किस हिसाब से उसको पानी चाहिए। सो बहुत सारे विलेज ने इस तरह से काम किए ताकि वो जो ये वाटर है उसको सेव कर सके। वो चीजें आगे आएंगी। The reason is due to which we fall to sustain the underwater availability, loss of vegetation cover, divergence from high water demanding crops. देखो क्या क्या हुआ है, किसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हुई। पहली बात ये हुई कि जो वेजिटेशन कवर है, मीन्स की जो अपर लेयर ऑफ ग्रास है, वो पानी को इकट्ठा रखती है। जब वही खत्म हुई तो लॉस ऑफ वाटर होता है। दूसरी चीज, वो हमने वो प्लांट्स लगाए जिनको जिंदा रहने के लिए पानी की ज्यादा जरूरत है, इससे भी क्या हुआ, इससे भी प्रॉब्लम हुई। तीसरा क्या हुआ, पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट्स, और जो इंडस्ट्रीज लगाई गई वो इन पानी के जखीरों के बैंक्स पर लगाई गई, इनके साइड पर लगाई गई, और जो उनसे पोल्यूशन हुआ वो उस पानी में डाला गया। सो ये भी इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। अब डैम जो है, डैम्स गवर्नमेंट ने बनाए ताकि जो वाटर है ये स्टोर रह सके, ये तब इस्तेमाल किया जाए जब ये जरूरत पड़े, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी निकाल सकेंगे। अब एडवांटेज क्या है डैम्स की? नंबर फर्स्ट, कभी भी जरूरत पड़े इरिगेशन की तो इरिगेशन कर सकते हैं। नंबर सेकंड, वाटर जो इन डैम्स में होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर थर्ड, दे एंश्योर अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई, जिस वक्त भी जरूरत पड़ी अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई उस वक्त मिल सकती है। अब वाटर हार्वेस्टिंग, देखो वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की गई। जब रेन होता है तो वहां पर ऊपर पर थोड़ा वेल्स बनाए गए, डैम्स बनाए जिनमें पानी जमा होता है, जो जमा होकर जमीन से फिल्टर होकर वेल्स में नीचे जमा होता है। इस तरह से बनाया गया थोड़ा इनका स्ट्रक्चर, ताकि जब भी जरूरत पड़ी तब इनको इस्तेमाल किया जा सके। रेन वाटर में ये पानी जमा होता है और कुओं में पहुंचता है, तो वहां से इस्तेमाल किया जाता है। नाउ खाद्यान्न सिस्टम इज सेम दिस, किस तरह से किया गया, पहाड़ों में बनाए गए इनको, तो वहां से उनको जमा किया गया, फिर वेल्स तक पहुंचाया गया, वहां से इस्तेमाल किया जाता है। इट इज सेम एज वी ऑलरेडी मेंशन्ड। नाउ वाटरशेड मैनेजमेंट है, किस तरह से वाटर को मैनेज किया जाए, किस तरह से ये जो इसका जो प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही है, इसको कैसे मैनेज किया जाए। नाउ एडवांटेज ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, ग्रोइंग मोर ट्रीज, पहले दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, जब भी रेनफॉल होगा तो उस पानी को बचाना है, और प्रोडक्टिविटी जो भी हम फसल लगाएंगे वो उस तरह के होने चाहिए जो कि पानी कम इस्तेमाल करते हो, जो पानी ज्यादा नहीं लेते हो। नाउ वी आर हैविंग ए क्वेश्चन हियर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। जो अभी हमने पढ़ा था खाद्यान्न सिस्टम, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उस प्रोसेस से, मीन्स कि ग्राउंड वाटर में पानी जमा रहता है। तो क्या फायदे हैं उसके? उससे यही फायदे हैं, ये जो ग्राउंड वाटर है ये ज्यादातर इवापोरेट नहीं होता है, और ये जो वेल्स होते हैं उनको पानी फराहम करता है, और जो वेजिटेशन में है, जो जमीन है उसको मॉइस्चर रखती है, और इट डज नॉट कंटेमिनेट बाय ह्यूमन, और ये एनिमल्स और ह्यूमंस की वजह से खराब भी नहीं होता है, साफ ही रहता है। सो इसके साथ, और उसके बाद एक और दिस नेचुरल रिसोर्स है कोल एंड पेट्रोलियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस्तेमाल होता है, इसको भी सेव किया जा सकता है। कैसे? इसको इस तरह सेव किया जाता है, इसका कम इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करके जितना भी इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से करना है, जो जिससे हमें एनर्जी मिले
और उतनी ही चाहिए ताकि वेस्ट ना हो। नाउ इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये खत्म हो गया, और जो बाकी अब तक हम पढ़ चुके हैं वो चैप्टर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, और ये भी चैप्टर यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। बाकी अल्लाह हाफिज।